हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय अभिषेक में। मेरा नाम है अभिषेक डांडरियाल और आज हम अपनी एक नई सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, युक्ति पब्लिकेशंस की जो बुक है सामान्य ज्ञान सार संग्रह, जिसमें 25,000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर हैं। उसका हम एक आधुनिक भारत आज डिस्कस करेंगे और इसमें हम वन लाइनर की फॉर्म में पूरा ही आधुनिक भारत कवर करेंगे, जो कि आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और इसमें लगभग सभी देखिए बीच बीच में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आधुनिक भारत में हमारा यूरोपियों का आगमन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो देखिए, सबसे हमें पता है सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ठीक है। और सबसे लास्ट में उसने पूछा है, पहला और लास्ट तो काफ़ी पूछता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है, तो सबसे लास्ट में कौन आता है? फ्रांसीसी आते हैं सन 1664 में। इसको आप याद रखिएगा, फ्रांसीसी। और एक बार देखिए ये पूछ लिया था, जो फ्रेंच या फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना जो हुई थी वो किस राजा के शासनकाल में हुई है? तो वो लुई 14 के शासनकाल में वो हुई थी। तो आप याद रखिएगा। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर का देखिए भारत में 1556 से 1605 तक अकबर का शासन भारत में रहा है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और उस समय भारत में अकबर का शासन था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा, ये हम सब जानते हैं। और पुडुचेरी किसके पास था? वो फ्रांस के पास था, वो फ्रेंच कॉलोनी था उस समय। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? देखिए फिर से रिपीट हुआ, अकबर उस समय भारत में बादशाह था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो इन्होंने सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वांडीवाश का युद्ध सन 1760 में। इसमें फ्रांस को अंग्रेजी जो सेना ने हरा दिया था और भारत में एक तरह से एक अधिकार अपना स्थापित कर लिया था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो वास्को डी गामा। ये सन 1498 में भारत आया था और ये जो कालीकट है वहाँ पर ये उतरा था। तो कालीकट पे पहली फैक्ट्री इन्होंने वास्को डी गामा ने स्थापित की। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। डचों ने, डच मतलब कौन हुए? जो हॉलैंड या नीदरलैंड से भारत में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था और इसको 400 का मनसब भी उसने दिया था। ये भी याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? देखिए, कर्नाटक जो शब्द है ये वो वाला कर्नाटक नहीं है, ठीक है। कर्नाटक क्या होता था? जो हमारा कोरोमंडल तट है भारत का, उसको ब्रिटिश जो राइटर्स हैं वो कर्नाटक या कार्नेटिक इंग्लिश में बोलते थे। तो ये कर्नाटक वो वाला कर्नाटक नहीं है आज का। जो कोरोमंडल तट था वो है कर्नाटक, या कार्नेटिक इंग्लिश में बोला जाता है। तो क्या का उसका तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से। जो बिहार का क्लाइमेट है या उत्तर भारत का क्लाइमेट है वो इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा था, तो वहां से इन्हें शोरा और अफीम सबसे बेहतरीन प्राप्त होता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। आगे देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने, मैंने बता दिया आपको, कहाँ? कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ऑप्शन डी। किन यूरोपियनों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक। इसने यहाँ पर कलकत्ता का स्थापना की है। पहले देखिए कालीकाटा विलेज था ये, और 2-3 और आसपास इसके विलेज थे, उनको मिलाकर इसने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डचों ने, यानी नीदरलैंड या हॉलैंड के लोगों ने सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी या जॉइंट इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्होंने स्टार्ट की। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये जहांगीर के टाइम में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री अपनी भारत में सूरत में एस्टेब्लिश की। ये याद रखिएगा, अकबर के टाइम में इनकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो पहली फैक्ट्री इन्होंने भारत में लगाई है वो सूरत में लगाई है जहांगीर के शासन काल में। आगे देखते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल नॉलेज वाले इसे नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ आप इसको अच्छे से याद करिए। सर जॉन चाइल्ड को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये गवर्नर था और इसको औरंगजेब ने देश से हटा निकाल दिया था। सर जॉन चाइल्ड। जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? देखिए ये मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। इसने कंपनी को इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, जब हमारे मीर कासिम, आपका शुजाउद्दौला और हमारे जो ये शाह आलम द्वितीय थे, इन तीनों की जो जॉइंट फोर्स थी वो हार गई थी। किससे? हमारे रॉबर्ट क्लाइव की फोर्स से, यानी अंग्रेज़ों से हार गई थी। तब उन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी 1765 में और फिर उनको दीवानी प्रदान की थी। तो यहाँ पर शाह आलम द्वितीय मुगल उस समय बादशाह थे, उन्होंने इनको प्रदान की थी। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? अंबर का युद्ध, बैटल ऑफ अंबर, प्लासी 1757 में, वांडीवाश 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? नहीं। गोवा देखिए बाद में इन्होंने बीजापुर के राजाओं से जीता है, पहले इन्होंने नहीं जीता था, याद रखिएगा इसको। 1499 में नहीं जीता है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से, मैंने आपको बता दिया। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को द गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध या थर्ड कार्नेटिक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष यानी अंग्रेजों और फ्रांस के बीच का संघर्ष इसको बोला जाता है, किस संधि से हुई? पेरिस की संधि। 1498 में वास्को द गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट यानी कोझिकोड के राजा कौन थे? जामोरिन उस समय यहाँ के राजा थे। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो फारूक सियार ने सबसे पहले फरमान को ग्रांट किया था भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए। ब्रिटिश के साथ बसेन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। देखिए ट्रीटी ऑफ बसेन होती है हमारी 1802 में और इसके बाद जो मराठा है वो जो सहायक संधि होती है लॉर्ड वेलेस्ले की, वो साइन कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रहा है 1772 से 1785 तक। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? देखिए वैसे तो सबसे पहले वास्को द गामा आया था, उसके बाद उसका कौन होता है एक गवर्नर, वो होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको पुर्तगाली। अगला देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और लेकिन सबसे जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को बैटल ऑफ साली या स्वाली इसको बोलते हैं इंग्लिश में, के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। तो देखिए स्वाली ये बेसिकली एक नेवल बैटल थी और अंग्रेजों की नेवी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए ये पुर्तगाली इसमें हार जाते हैं। तो थॉमस बेस्ट उस समय अंग्रेजों का लीडर था, उसने हरा दिया था बैटल ऑफ स्वाली में पुर्तगालियों को। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। बीजापुर के जो सुल्तान थे उससे इन्होंने इसे लिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 85। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को द गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। और किस राजा ने स्वागत किया था? जामोरिन ने। पहली फैक्ट्री भी इन्होंने यहीं पर लगाई थी। वास्को द गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। तो सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आया था ये, और ये जेम्स प्रथम था, अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम का ये राजदूत था जहांगीर के काल में। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से, मैंने आपको बता दिया। अल्बुकर्क आप याद रखिएगा, देखिए कंफ्यूज कहां पर करेगा आपको। पहला गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। लेकिन पहले गवर्नर जनरल ने इसको नहीं किया था। पहले गवर्नर ने, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं होगा, गवर्नर होगा सिर्फ। पहले गवर्नर ने नहीं किया था, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नहीं किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था उसने गोवा को लिया है 1510 में बीजापुर के सुल्तानों से।
और इवन ये आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों के पास था। बाद में भारत सरकार ने इसे 1960 में अपने उसमें भारत में मिलाया है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1448 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1602 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? 1664 में। उस समय एक बार राजा मैं आपको बता चुका हूँ, लुई 14वां। ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की गई है? सन 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, जो कि एक मुगल सम्राट था। मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारी 12,000 क्वेश्चन की एक सीरीज हमने इतिहास की डाली है, उसमें हम लगभग कई सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आधुनिक भारत के उन क्वेश्चंस को आप एक बार प्लीज़ देखिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार करना, या मोनोथीज्म इसको बोलते हैं, क्योंकि देखिए हम जो है वो बहुदेववादी हिंदू जो है वो बहुदेववादी होते हैं। हमारे यहाँ कई देवी देवताओं की बात की जाती है, तो उसमें एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से सन 1829 में सती को अबॉलिश कर दिया गया। उस समय भारत के कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ये आप याद रखिएगा, सन 1829 में सती को भारत से खत्म किया गया। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन रॉय के। और कौन उस समय भारत में गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सन 1875 में इसको स्थापित किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सन 1875 नहीं, सॉरी 1870 के आसपास शायद है, मुझे ठीक से ईयर याद नहीं है अभी। और इसको ही अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोला जाता है। एक बार मैं ईयर चेक करके आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। और दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और जो वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? ये भी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। इनका असली नाम आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया? तो 1882 में अडेयार में। किसकी अध्यक्षता में बना था ये? एक तो HP ब्लावट्स्की और कर्नल ऑलकॉट, JP ऑलकॉट। और बाद में इसका कार्यभार किसने भारत में संभाला? एक आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट, उन्होंने इसका कार्यभार भारत में संभाला। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? इसको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट बोलते हैं। तो साउथ इंडिया में चलाया गया था EV रामास्वामी नाइकर द्वारा। याद रखिएगा, EV रामास्वामी नाइकर द्वारा। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? मैंने ऊपर बता दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। मैंने देखिए उसका नाम पूछा है आपसे, आप प्लीज़ मुझे दयानंद सरस्वती जी का नाम आप ज़रूर बताइएगा। 19वीं और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। कौन से मठ की स्थापना की है इन्होंने? बेलूर मठ की स्थापना की है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इन्होंने की है। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। और इनकी बुक भी है, तो वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले के द्वारा। इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने भी शिक्षा के क्षेत्र में और स्पेशली महिला शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन रॉय की जो मृत्यु है भारत के बाहर हुई थी। इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? एक बार ये भी पूछा जा चुका है। तो ब्रिस्टल में इनकी समाधि स्थित है। इसलिए पूछा जाता है कि इनकी समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल में इनकी समाधि स्थित है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। मैंने बताया आपको। वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? पटना। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, प्लीज इसको याद रखिएगा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? सन 1843 में। स्लेवरी को, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को। और उस समय कौन गवर्नर था भारत का? एलन बरो। याद रखिएगा, एलन बरो। अब देखते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैकॉले का 1834 का जो मिनट आता है, मैकॉले मिनट, उसमें इंग्लिश एजुकेशन को भारत में स्टार्ट किया था। और 1828 से 35 तक कौन गवर्नर जनरल था भारत में? तो गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लाई गई है? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लाई गई है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें विलियम बेंटिक के टाइम में, मैंने बताया अबॉलिशन ऑफ सती, जो सती प्रथा थी वो भी इन्हीं के टाइम में लाई गई है। और देखिए
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विलियम बेंटिक से संबंधित, हमें पता है जो काउंसिल एक्ट चार्टर एक्ट था 1833 का, उस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बदल दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया था। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम दिया गया था, वो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। इसको भी आप प्लीज़ याद रखिएगा। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसके बाद उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर बात करें, आगे देखते हैं, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये किसके द्वारा व्याख्या की गई थी, तो इंग्लिश में बोलते हैं वेदास आर इनफेलिबल, यानी वेद जो है वो इनफेलिबल सोर्स ऑफ नॉलेज है। और वेदों की ओर लौटो नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही दिया गया था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को। और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कौन सा पॉलिटिशियन या कौन से राजनेता MG रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट में कि कौन से नेता MG रानाडे को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में 1893 में शामिल हुए थे, ये कहाँ पर, शिकागो में ये आयोजित किया गया था, अमेरिका में स्थित है शिकागो। 1893 भी याद रखिएगा, सन भी पूछा जाता है। इसको वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, विश्व धर्म एक सम्मेलन था उसमें। राजा राम मोहन रॉय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म। देखिए, सती प्रथा को खत्म करना, पर्दा प्रथा जो भारत में थी, उसके अलावा बहुदेववादी प्रथा, उसको थोड़ा चैलेंज किया इन्होंने। इनका जो देखिए नारा था वो क्या था, बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। ये मानते थे कि हमारे जो मतलब ईस्ट मतलब इंडिया या एशियन कंट्री जो है, भारत में सब कुछ खराब नहीं है, कुछ चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अपनी छोड़नी भी चाहिए, और जो चीज़ें पश्चिमी देशों में अच्छी हैं वो हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, यानी पूर्वी और पश्चिमी देशों का अच्छी चीज़ों का मिश्रण ये चाहते थे। तो समाज सुधार में इन्होंने काफ़ी काम किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने। मैंने बता दिया आपको, इसको पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बोला जाता था, और बाद में इसका क्या नाम पड़ा, बाद में इसका नाम पड़ गया हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी AMU इसको बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और 1886 में सन भूल गया था ऊपर, तो 1886 में इसकी स्थापना की गई थी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से, और बाद सर सैयद अहमद खान द्वारा, और बाद में इसको क्या बोला गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो 1886 आप याद रखिएगा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण या फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी बोला जाता है, यानी भारतीय पुनर्जागरण का जनक। किसे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था, उच्च मध्य वर्ग, यानी अपर एंड मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया इसको इंग्लिश में बोला जाता है। उच्च और मध्य वर्ग तक ये सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है। और प्रार्थना समाज की स्थापना की किसने है, ये वैसे की गई है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, पर ये किसके प्रेरणा किसकी मिली थी, तो केशव चंद्र सेन की। राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली, तो रामचंद्र विद्यावागीश ने इसकी कमान संभाली। राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, दोनों के द्वारा, राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर के द्वारा। इसके अलावा देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। तो देखिए, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई, और 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके अलावा जो आज़ाद भारत है हमारा, उसके पहले शिक्षा मंत्री भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। शारदा मणि कौन थे, रामकृष्ण परमहंस की कौन थी, रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। और रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु हैं, विवेकानंद जी के गुरु हैं। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना कब की गई है, 1875 में। कूका आंदोलन किसने संगठित किया है, बाबा गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया है, और ये पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की है, 1896 में। और कब इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, 1893 में। कहाँ पर हुआ था वो, शिकागो में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख का जो उपनाम है वो है लोकहितवादी। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में
जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, का आयोजन कब हुआ था? सितंबर 1893 में, जो मैंने आपको बता दिया। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण परमहंस जी का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? वेल्लूर में। ब्रह्म समाज की किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद, हमने ऊपर बात कर ली। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री जी देव समाज के संस्थापक हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फारसी साहित्यिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? तो ये भी प्रकाशित राजा राम मोहन राय करते थे। इनको देखिए कई भाषा में ये पारंगत थे, फारसी में, अरबी में, उर्दू में, हिंदी में और संस्कृत में भी ये काफी पारंगत थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की थी? तो 14 वर्ष इसने निर्धारित की थी। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खां। तहजीब उल अखलाक किसने कहा था? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखते हैं, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। देखिए जो मैंने आपको बताया, प्रेरणा किससे मिली थी? केशव चंद्र सेन से। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया है और हिंदी को भी राष्ट्रभाषा माना है। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था भारत का, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग था, उसको सबसे पहले दयानंद सरस्वती हम कह सकते हैं पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। एमसी सीतलवाद, बीएन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। और बीएन राव हमारे संवैधानिक सलाहकार भी रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके। अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने उनको यह संज्ञा दी थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहरामजी एम मालबारी, यानी बी एम मालबारी भी बोला जाता है इनको। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अब देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी। राजा राम मोहन रॉय की समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। देखिए ऊपर हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था, प्रश्न पढ़ा था कि किस इनमें से कौन से समाज सुधारक की जो समाधि है भारत से या मृत्यु भारत से बाहर हुई है? तो राजा राम मोहन रॉय की समाधि ब्रिस्टल, इंग्लैंड में स्थित है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, ना कि ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाया था केशव चंद्र सेन ने, ये याद रखिएगा आप। भारतीय ब्रह्म समाज, ना कि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर, एकेश्वरवाद पर, ऑप्शन सी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस जी की वाइफ थी, पत्नी थी। अगला, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का वर्ष क्या है? 1896। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना का वर्ष 1886 और ब्रह्म समाज की स्थापना का वर्ष 1828। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और ये मानते थे वेदास आर इनफेलिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी वेद जो है उसमें जो नॉलेज लिखी है वो कोई अकाट्य नॉलेज है, मतलब उसको आप ऐसे झुटला नहीं सकते। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? देखिए इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की है, ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम, जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? वीवी गिरी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उसकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1880 से 84 में पहला फैक्ट्री एक्ट 1882 में आता है। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? छोटा नागपुर का जो एरिया है हमारा, वहां पर बिरसा मुंडा ने मुंडा रिवोल्ट या मुंडा आंदोलन चलाया था 1899 में। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? केरल में।
पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय प्रावधान किए गए थे? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 जो कि लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। 1891 ना कि 81, याद रखिएगा। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। मॉडर्न मनु इनको बोलते हैं इंग्लिश में, मॉडर्न मनु। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। महू, आपका मोह छावनी मध्य प्रदेश में, मोह एक जगह है, MHOW, मोह छावनी मध्य प्रदेश में, वहां पर ये पैदा हुए थे। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1899-1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। और उलगुलन, उलगुलन का जो नारा दिया गया है, उलगुलन, वो बिरसा मुंडा विद्रोह के दौरान ही दिया गया है, याद रखिएगा, उलगुलन। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ऑल इंडिया किसान सभा 1936 लखनऊ में स्वामी शहजानंद द्वारा। और इसके जो सेक्रेटरी थे पहले कौन थे? तो वो NG रंगा जी इसके पहले सेक्रेटरी थे। 1855 में सांथलों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 तक। हो अपराइजिंग, हो और चुआर अपराइजिंग होती है। हो अपराइजिंग 1820-21 के दौरान होती है, हो विद्रोह। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम, सॉरी छोटा होगा ये, छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बैठ बेगारी पर इसने रोक लगा दी थी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं? खोंड। और खोंड आप बताइएगा, देखिए बहुत फेमस ट्राइब है, कहां पर ये मिलती है खोंड ट्राइब? आप मुझे बताइएगा, खोंड जनजाति भारत के किस राज्य में मिलती है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN रॉय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे MN रॉय। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं थे। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी जनजाति के, जो कि कहां मिलती है? गारो खासी जनजाति है, मेघालय में। सितंबर 1932 में पूना समझौता है, पूना पैक्ट महात्मा गांधी व किसके बीच हुआ? यरवदा जेल में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण नील सत्याग्रह 1917 क्या था? नील उत्पादकों कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रस्था के विरुद्ध। ये जो नील उत्पादक थे उनको 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और उनको भी उस नील को भी औने पौने दामों पर खरीदा जाता था, जिससे किसानों की हालत काफी खराब थी। और किसने बुलाया था गांधी जी को यहाँ पर? राजकुमार शुक्ला ने। कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के पहली बार ये मुद्दा उठा था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार ये मुद्दा उठा था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। और अगर वैसे बोले तो छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है भारत का, वहां का ही इनका वो था, पूरा क्षेत्र था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम जहां आयोजित की गई, मैंने ऊपर बात बता दी आपको, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में लखनऊ में आयोजित की गई। पहले जो अध्यक्ष थे कौन थे? स्वामी शहजानंद सरस्वती। और पहले सेक्रेटरी कौन थे? NG रंगा। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और नाडर में काफी भयानक दंगे हुए थे। महाराष्ट्र में रमोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। और रामोसी रिवोल्ट देखिए वेस्टर्न घाट्स का बोला जाता है, पश्चिमी घाट में ही रामोसी विद्रोह हुआ था। और एक बात रामोसी विद्रोह के लिए एक बात और बहुत फेमस है कि कभी कभी कारण पूछता है, तो देखिए वैसे कई सारे कारण थे और एक कारण उसमें प्रमुख ये था कि जो अकाल वाली नीतियां थी इनकी, फेमाइन पॉलिसी थी ब्रिटेन की, वो भी काफ़ी अच्छी नहीं थी, उनका ज़मीन पर कुछ असर नहीं दिख रहा था और लगातार जो मानव जनित फेमाइन है, मानव जनित अकाल की सिचुएशन बार बार आ रही थी। और ये माना जाता है 1850 से 1900 के बीच में लगभग 2,80,00,000 लोगों ने अपनी अकाल के दौरान मृत्यु उनकी हो गई थी। तो ये काफ़ी एक बड़ा कारण रहा था रामोसी विद्रोह में। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद, तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, अगर जिला पूछ ले तो कहां पर? प्रतापगढ़ में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में।
देखिए ये छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह अलग है और हमारा बिरसा मुंडा वाला वो भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, वो अलग है, वो 1895 और ज़्यादातर उसका पीक जो है वो 1899 में माना जाता है। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया प्रथा से, जो कि नील से जुड़ी थी। उलगुलान महाविद्रोह, देखिए मैंने बोला था आपको, उलगुलान किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी आ चुका है 2020 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? देखिए मैंने ऊपर बुक पूछी थी आपसे, ज्योतिबा फुले की बुक यही है, गुलामगिरी। और किसकी स्थापना की थी इन्होंने? सत्यशोधक समाज की। और इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले जी ने भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर, जो कि 1765 में हुआ था। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बाकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग। बाकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग। कूका आंदोलन पंजाब में हमने बात कर ली, गुरु राम सिंह ने इसका संगठित किया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, ऑप्शन ए। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता, धरती आबा कहा जाता था, वो कौन था? बिरसा मुंडा। ये भी याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जगत पिता यानी धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता था। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ? मालाबार, केरल में, ऑप्शन बी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला देखते हैं। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप एक समाचार पत्र था जो कानपुर से प्रकाशित होता था। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो CN मुदालियार इससे संबंधित नहीं है। द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, AIDMK DMK, अभी भी देखिए साउथ इंडिया में कुछ पार्टीज हैं, तो उसका फुल फॉर्म यही है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। अन्नादुरै, इसके संस्थापक कौन थे? अन्नादुरै। अब देखते हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए इसमें अगर आधुनिक भारत में बात करें, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा पीरियड भी है और सवाल भी बहुत ज़्यादा इससे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका या मनु भी इनको बोला जाता था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में वो तटस्थ रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। 1857 बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 में इनका देहांत हो गया। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने से वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। देखिए पील कमीशन बना था जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसमें कुछ कंडीशंस थी कि भारतीय जो सैनिक हैं उसको एक रैंक से ऊपर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ही देखिए एक पूरी दोबारा से फौज को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने इनको देखा था, और ये आगरा से संबंधित थे, आगरा क्षेत्र से। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, जो कि बिहार वाले क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया था किसका? 1857 के विद्रोह का। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया है? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन। लॉर्ड पाल्मस्टन। और एक बार आपसे देखिए स्वतंत्रता के टाइम में भी पूछेगा कि उस समय भारत का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, उसकी भी बात अभी करेंगे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर बाद में मार दिया गया? तो तात्या टोपे को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने, जो कि बहादुर शाह जफर के मिलिट्री कमांडर थे। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने तुरंत इसे एक नेशनल रिवोल्ट या राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था? यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। तो ये वीडी सावरकर का स्टेटमेंट है। इनकी बुक कौन सी है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। सिख, गोरखा और पठानों ने अंग्रेजों का विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किया था। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह, क्योंकि देखिए इनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी और केवल इन्होंने नाम मात्र को लीडरशिप ली थी, किसी करने के ये हम कह सकते हैं पक्ष में नहीं थे या उसमें कंडीशन में नहीं थे। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में। और इनका शेर भी एक बहुत फेमस है कि 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, इस तरीके का एक शेर भी है इनका। तो रंगून इनको भेज दिया गया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल को काफी इसकी अहम भूमिका रही थी। 1857 की क्रांति का क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। चिन्ह, क्रांति का चिन्ह पूछा है तो कमल एवं चपाती इसको निश्चित किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी कंपनी रूल से क्राउन रूल में कब नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। ये इलाहाबाद का क्वींस प्रोक्लेमेशन इसको बोला जाता है, जो कि इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि उस समय के भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और यही भारत के पहले वायसराय भी बने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया: गोरखा, सिख एवं पंजाबी। उत्तर प्रांत से देखिए हो क्या रहा था उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन था वो था अवध का आर्मी में। और मैंने आपको बताया उसके बाद पील आयोग का गठन किया गया था, तो उसने उसके बाद कहा कि हमें अलग अलग क्षेत्रों से भारतीय सेना में लोग भर्ती करने होंगे, जिससे भविष्य में इस तरह के कोई भी लोग एकजुट होकर कोई आंदोलन हमारे विरुद्ध ना करें। तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से इन्होंने आर्मी में बंदों को सेलेक्ट किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन उस समय भारत के सरकारी इतिहासकार थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर से। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, मैंने आपको बताया फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इनकी किताब भी है। तो वीडी सावरकर ने इसको पहली बार बोला था। मेरठ के विद्रोह में आरंभ हुआ 10 मई, कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857 को। क्यों हुआ था? हमने ऊपर पढ़ा, चर्बी वाले कारतूस एनफील्ड राइफल को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना एनफील्ड राइफल में। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे। अगला देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये मेरठ से सबसे पहले प्रारंभ हुई। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी, मैंने आपको बताया था कि अवध से सबसे ज्यादा सैनिक आर्मी में होते थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किसका नाम था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ऑप्शन बी। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? मैंने आपको बता दिया, जब सत्ता कंपनी से आती है क्राउन के पास यानी रानी के पास, तब वायसराय का पद। और वायसराय का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव, यानी क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव था वो सीधे भारत में। 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद वायसराय का पद बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना था भारत में। किस ब्रिटिश घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया? 1857 की क्रांति के बाद। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था? लखनऊ के शहर में किया था। नवाब वाजिद अली शाह की ये वाइफ थी, बेगम थी, और इन्होंने अवध को जब माल एडमिनिस्ट्रेशन या मिस गवर्नेंस के आधार पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की यानी हड़प नीति के तहत मिला लिया जाता है ब्रिटिश शासन में, तो ये भी कहीं ना कहीं विरोध में उतर आई थी ब्रिटिश शासन के। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी नहीं थी, इसलिए वो असफल रहा। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकारों और जमींदार, वो ब्रिटिश सरकार को समर्थन में थे, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गुड़कारी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान बरेली में विद्रोह का नेता था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था।
1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया किसने? शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य। वॉरेन हेस्टिंग्स रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना। कॉर्नवालिस स्थायी भूमि बंदोबस्त, या इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। वेलेजली सहायक संधि, मैंने आपको बता दिया, हमने ऊपर बात करी थी बसेन की संधि 1802 में बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, तब उसने सबसे पहले साइन किया था। और अगर सहायक संधि की देखिए बात करें, कभी कभी पूछता है सहायक संधि लाया कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली लाया था। सबसे पहला स्टेट भारत में कौन था जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी? तो वो था हैदराबाद। विलियम बेंटिक, इसने क्या किया? सती प्रथा का अंत किया। कब? सन 1829 में। हार्डिंज, लॉर्ड हार्डिंज, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, जो आज की डेट में क्या है? आईआईटी रुड़की। डलहौजी, रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना। लॉर्ड कैनिंग, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना। लॉर्ड रिपन, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 का। लैंसडाउन ने भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंड रेखा का निर्माण, जो आज भी ड्यूरंड लाइन है, अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। कर्जन, बंगाल का विभाजन। मिंटो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था यानी सेपरेट इलेक्टोरेट, 1909 में आया था। हार्डिंज, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की 1911 में, और इसमें ही इसने तृतीय दिल्ली दरबार ये वहाँ पर करेगा जब जॉर्ज पंचम जो है वो भारत में आते हैं। कैम्सफोर्ड, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड वेवल, शिमला कॉन्फ्रेंस या शिमला सम्मेलन। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। 1943 से 1946 तक ये भारत के वायसरॉय रहे हैं। माउंटबेटन, भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता। अब देखते हैं नरमपंथी उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885-1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण इसको बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बंबई में। कब हुई थी? 1885 में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में वहां पर हुई थी, और 72 लोगों ने इसमें शामिल हुए थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेसी नेताओं में किसको भारत का महान बुद्धि या महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और ये क्या बोलता था? इसे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोलता था, कि ये बहुत अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करती है और ये कुछ खास संस्था नहीं है। तो कांग्रेस का उपहास उड़ाया था इन्होंने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में आया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आया था, जो 1898 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे हैं। 1899 से 1905 तक। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम या एलन एक्टोवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित नहीं हुआ? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ दादा भाई नौरोजी, माफ कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह बुक लिखी है, अ नेशन इन द मेकिंग। भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक कि मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसरॉय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है वर्ष 1885 में। किसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की संकल्पना की है? ये की है आपके अरविंदो घोष ने। और ये इसको बेसिकली कांग्रेस को बैगिंग, ये बोलते थे कि बैगिंग इंस्टीट्यूट है कांग्रेस, मतलब केवल पत्राचार के माध्यम से ही काम करती है और रियल काम कुछ कर नहीं रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी भर्त्सना करते थे, इसको क्रिटिसाइज करते थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई है वर्ष 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। और महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी इनको बोला जाता है, और इन्होंने ही महात्मा गांधी से कहा था कि वो पहला वर्ष भारत में कान खुले और मुंह बंद रखकर व्यतीत करें।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में, मैंने बता दिया आपको। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की है? तो इन्होंने लंदन में इसकी स्थापना की थी। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रतिनिधियों ने 72 प्रतिनिधियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण की नीति और जनता का ध्यान खींचना, यानी जो ब्रिटिशों ने शोषण किया है भारत का इकोनॉमिकली या और किसी तरीके से सोशली, उसका ध्यान उनका ध्यान उस तरफ खींचना। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? राजा राम बद्ध आंदोलन। अगला, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से चुने हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और एक तलवार के बल पर उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने बोला था, लॉर्ड एल्गिन ने। अगला, गर्मपंथी चरण पॉइंट 6। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। इसमें क्योंकि देखिए उग्रवादी गतिविधियां अपने चरम पर थीं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और कब बनी थी? ये 1917 का जो सेशन था उसमें ये बनी थी, कलकत्ता का सेशन था उसमें ये अध्यक्ष बनी थी। और सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन है? 1925 में कानपुर के अधिवेशन में सरोजनी नायडू। उस वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल, मैंने उस दिन आपको बताया था। लाला हरदयाल और आपका GD कुमार, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भाकना, ये सभी इससे संबंधित हैं गदर पार्टी से। और गदर पार्टी का नाम कैसे पड़ा? एक ये साप्ताहिक निकाला करते थे द हिंदुस्तान गदर, तो उसी पत्र के अराउंड पार्टी डेवलप हुई, इसलिए इनका नाम गदर पार्टी पड़ गया। कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर था? उत्तरी अमेरिका में स्थित सैन फ्रांसिस्को में। और कोमाटागारू घटना भी गदर पार्टी से ही संबंधित है। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे और काफ़ी अनपॉपुलर जज थे ये? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसमें बम फेंक दिया था, लेकिन ये बच गए थे उसमें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उससे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। भारत परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? मॉर्ले मिंटो सुधार। और वर्ष 1919 वाले का क्या नाम है? मॉन्टेग कैल्म्सफोर्ड सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई है? 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। भारत में गर्मदरिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई है? 1906 में। 1916 ईस्वी में मद्रास होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ समझौता का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व था। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंज के शासनकाल में। 1900 अनुशीलन समिति संबंधित है VD सावरकर से। नहीं, ये गलत है। देखिए अनुशीलन समिति VD सावरकर से संबंधित नहीं है। VD सावरकर से संबंधित तो अभिनव भारत है, ये गलत इसमें दिया हुआ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इसमें ये नहीं होगा, याद रखिए अनुशीलन समिति में VD सावरकर नहीं होंगे, इसका कुछ और आंसर होगा, तो इसको छोड़ दीजिए आप, ये नहीं होगा, VD सावरकर नहीं है। क्योंकि अनुशीलन समिति तो VD सावरकर तो जो महाराष्ट्र में मित्र मेला बनी थी और बाद में उसका क्या नाम पड़ गया था मैं आपको बता चुका हूँ। बाद में उसको हमने बोला है अभिनव भारत, तो अभिनव भारत उससे संबंधित थी, तो ये इसमें नहीं होगा, इसको आप छोड़ दीजिए। अनुशीलन समिति इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अनुशीलन समिति देखिए अनुशीलन समिति तो जतींद्रनाथ बोस से संबंधित है। मिदनापुर में ये 1902 में बनाई गई थी, तो इससे तो ये संबंधित नहीं है। और 2 ब्रांचेस थी बल्कि इसकी, एक ढाका में ब्रांच थी और एक मिदनापुर बंगाल में ब्रांच थी। एक वारिंद्र कुमार बोस की लीडरशिप में था और एक जतींद्रनाथ बसु की लीडरशिप में था, तो इसको छोड़ दीजिए आप। VD सावरकर अभिनव भारत होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंज ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सन 1907 में। कहाँ पर? सूरत के अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रासबिहारी घोष ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रासबिहारी घोष ने। मैंने आपको ऊपर बता दिया। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन, और इसकी 2 ब्रांचेस थी। एक थी देखिए मिदनापुर बंगाल में, और एक कहाँ थी? ढाका में। मिदनापुर वाली जो ब्रांच थी उसके वो किसके अंडर में थी? यतीन्द्र नाथ बसु। और जो ढाका वाली ब्रांच थी वो थी आपकी वारिंद्र कुमार घोष के अंतर्गत। आगे देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंदो घोष ने। 1905 बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकत्रित कब हुआ था? 1911 में। एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन इसको बोला जाता है, लॉर्ड हार्डिंज के शासनकाल में। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था लॉर्ड हार्डिंज ने। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? देखिए 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। डेट इसमें गलत है, 16 अक्टूबर 1905 आप याद रखिएगा। 15 अगस्त नहीं, 16 अक्टूबर 1905। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, एक बार 1886 में, एक बार 1893 में, और एक बार 1906 में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। कौन सी जेल? मेंडले जेल। और वहीं पर इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? गीता रहस्य। जेल में ही लिखी है इन्होंने गीता रहस्य। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट या स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। और इसकी 2 ब्रांचेस थी, एक थी पुणे और जो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, वो तिलक के अंडर में थी, और एक थी मद्रास, और बाकी के पूरे इंडिया में वो एनी बेसेंट की अध्यक्षता में थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को, उत्तरी अमेरिका में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अंबिकाचरण मजूमदार। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, मैंने आपको बता दिया, अनुशीलन समिति। मिदनापुर वाली जो ब्रांच है वो इनके अंडर में थी, और जो एक ढाका वाली ब्रांच थी वो यतीन्द्र नाथ बसु। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये बोला था कि कांग्रेस इज अ बैगिंग इंस्टीट्यूट, ये मतलब अनुनय विनय करती रहती है और रियल काम कुछ जमीन पर दिखाई नहीं देता। किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में सबसे प्रमुख शिल्पी कौन थी? एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और किसने इन्हें ये बोला है? तो वैलेंटाइन शिरोल ने इनको ये बोला है कि ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हैं या भारतीय अशांति के जनक हैं। अगला देखते हैं। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किनके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। पुणे और कूच बिहार जो कर्नाटक में है उस वाले रीजन में, और एक शुरू की गई थी एनी बेसेंट के नेतृत्व में, जिसका केंद्र था मद्रास, और रेस्ट ऑफ इंडिया वो इन्हीं के नेतृत्व में थी। और ये किससे इंस्पायर्ड थी? जो ईरानियन कह रहा हूँ, जो आयरलैंड का एक प्रिंसिपल था उस पर ही आधारित थी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। और एक अनुशीलन समिति हमने कल बात करी थी, वो भी काफी फेमस है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? केवल लाला लाजपत राय जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, और बाकी कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हुआ। कमेंट करके बताइए कौन से सेशन में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां।
गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। एक बार ये पूछ लिया गया था कि कौन सी जेल में इन्होंने ये लिखी, तो मेंडले जेल में इन्होंने ये लिखी थी। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंदो घोष। और अरविंदो घोष से संबंधित देखिए 2 बुक्स बहुत आती हैं। एक तो इनकी बुक्स थी न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, जिसमें ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो मतलब मास मूवमेंट को कहीं ना कहीं, जो ज़्यादातर लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट नहीं करती, और केवल ये प्रेयर पैम्फलेट्स इस तरीके की बातों में ज़्यादा कांग्रेस विश्वास रखती है। तो इनकी एक बुक कौन सी थी? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। और एक इनकी बुक है लाइफ डिवाइन। ये 2 बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और एक बार इनसे संबंधित केस और पूछ लिया था, तो देखिए मनिकटल्ला या फिर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस उसको बोला जाता है, याद रखिएगा, अलीपुर षड्यंत्र। तो उससे जो संबंधित हैं वो अरविंदो घोष जी संबंधित है। और इसके बाद ये भारत छोड़कर पौंडीचेरी चले गए थे, और वहाँ पर आपने सुना होगा अरविंदो आश्रम भी एक है। तो ये पौंडीचेरी चले गए थे भारत से छोड़कर। कामागाटा मारू क्या था? कांग्रेस कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। देखिए ये सिंगापुर से एक जहाज जा रहा था कुछ पंजाबी मुस्लिम्स को लेकर और कुछ लोगों को लेकर। भारत के कुछ लोग उसमें मौजूद थे, और कनाडा का वैंकूवर एक जगह है वहाँ पर जा रहा था। लेकिन वहाँ पर कनाडा इसको अपने यहाँ उतरने से मना कर देता है। फिर ये कलकत्ता में या कलकत्ता में आता है उस समय के, और वहाँ पर ये पंजाब जाने वाली ट्रेन में इनको बैठने नहीं दिया जाता, और लगभग कुछ 29 लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी गदर पार्टी थी उससे काफ़ी ये गदर पार्टी से काफ़ी नाराज़ हुई थी, और उन्होंने कहीं ना कहीं भारत में एक सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। इसमें कौन कौन थे? इसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिरी थे, रोशन सिंह थे। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी उसके, और जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बनाया गया है। आप प्लीज बताइए कौन से जिले में वो बनाया गया है? सूरत की फूट यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे, सूरत स्प्लिट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों के यानी एक्सट्रीमिस्ट सॉरी मॉडरेट्स के हाथ में कांग्रेस आ गई थी। और इसका क्या क्यों कारण था इसका? देखिए जो जो बंगाल विभाजन के नेतृत्व में हमारा वो बंगाल विभाजन के कारण हमारे यहाँ जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जो गरम दल के नेता थे वो ये चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार बंगाल से बाहर भी भारत के विभिन्न जगहों पर किया जाए। लेकिन जो नरम दल की कांग्रेस थी या मॉडरेट्स थे वो ये नहीं चाहते थे, और इसके कारण दोनों की जो एक दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाया, जिसके कारण सूरत का जो सेशन है कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी, वहाँ पर इन दोनों में विभाजन हो जाता है, और फिर 1916 में आके इनकी दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ इनके बीच में होता है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंदो घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, उस दिन यह मनाया गया था। और घोषणा कब हुई थी इसकी? 20 जुलाई 1905 को। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 7 अगस्त 1905 को, जो हमारा टाउन हॉल है कलकत्ता का, वहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और के मित्र इसकी शुरुआत करते हैं, कृष्ण कुमार मित्र। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? देखिए जब होम रूल लीग आती है 1916 में, उस समय ये काफ़ी फेमस हो जाती है। इनकी होम रूल जो स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट पर आधारित थी, उससे काफ़ी ये प्रभावित होकर कांग्रेस इन्हें अपना अध्यक्ष बनाती है 1917 यानी अगले साल के दिसंबर के सेशन में, जो कलकत्ता में हुआ था। ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? 1925 के सेशन में बनी थी सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर में हुआ था। आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। और इसमें कौन कौन फंस गया था, किस किसने किया था ये? देखिए किंग्सफोर्ड कौन था? किंग्सफोर्ड एक जज था जो कि काफ़ी अनपॉपुलर जज था। मतलब इसने कुछ इसे मतलब इस तरीके से निर्णय इसने दिए थे, कुछ क्रांतिकारियों के विरुद्ध वो निर्णय थे, तो अनपॉपुलर जज था। इसकी हत्या का प्रयास किया मुजफ्फरपुर में 1908 में, लेकिन ये बच गया था। और इसको किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। देखिए इसके अलावा इस तरीके के क्वेश्चन और बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारा इसमें, एक तो है कर्जन वाइली। एक कर्जन वाइली था, उसकी हत्या किसने की? मदन लाल ढींगरा ने 1909 में। ठीक है। एक था, आपने सुना होगा, जो हार्डिंज था, जिसने दिल्ली राजधानी हमारी स्थानांतरित की है 1911 में। तो 1912 में इसकी हत्या का प्रयास भी किया गया था, जिसको दिल्ली बम मुकदमा कहते हैं। ये किसने किया था? डॉक्टर ये रासबिहारी घोष बोस ने और बसंत कुमार ने।
एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है चिटगांव, आपने सुना होगा चिटगांव जो आर्मी रेड थी उसका, वो किसने किया है? सूर्य सेन के नेतृत्व में वो हुई थी। और जनरल डायर को किसने मारा था? 1940 में उधम सिंह ने मारा था लंदन में। तो ये सब 3-4 और थे, आप याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। आगे देखते हैं, अलीपुर बम बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, मणिकटल्ला केस या फिर इसको अलीपुर बम कंस्पिरेसी केस कहते हैं। इसमें सीआर दास ने इन्हें बचाया था। और सीआर दास को हम किस नाम से और जानते हैं? इन्हें हम देशबंधु नाम से जानते हैं। इनको जो देशबंधु भी बोला जाता है। और दीनबंधु किसे बोला जाता है? CF एंड्रयूज को, ये भी आप याद रखिएगा। देशबंधु आपका सीआर दास और दीनबंधु CF एंड्रयूज। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने। किसने 1916 में लखनऊ आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता इसकी की थी। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? वही स्वदेशी मूवमेंट। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये सब आरोप इन पर लगाए थे। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, इसका क्या कारण था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत राग अलापने की नीति। देखिए रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, ये हमारा हिंदू धर्म बेस्ट है, तो उस तरीके की बातें, कहीं ना कहीं कल्चरल रिवॉल्यूशन की बातें किया करते थे। इस वजह से जो मुसलमान थे भारत के, वो इस तरफ इतना आकर्षित नहीं हुए। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? विदेशी नियंत्रणों से पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? ढाका को मुस्लिम आबादी बनाने वाले प्रांत की राजधानी बनाना। इसने क्या कहा? देखिए इसने क्या कहा था कि जो बंगाल प्रोविंस है, बंगाल प्रांत है, वो काफ़ी बड़ा है, सो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, प्रशासन की आपकी सुलभता के लिए हम इसका विभाजन कर रहे हैं। ये कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया गया था। बट एक्चुअल में क्या कारण था? बंगाल जो था वो क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ बनता जा रहा था, और यहाँ पर जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसका भी ये मुख्य केंद्र था। तो वो एक तरह से वो डिवाइड एंड रूल, इसको बांटना चाह रहे थे धर्म के आधार पर, क्योंकि जो हमारा पूर्वी बंगाल था, जिसको बांग्लादेश हम आज जानते हैं या बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, वो उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, और वेस्ट में सब बंगाली स्पीकिंग जो कि हिंदू थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा धर्म के आधार पर उन्होंने इसको बांटने की कोशिश की। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? यह बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति, या इंग्लिश में बोला जाता है इसे पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया था? तो 17 अगस्त 1905 को इसका निर्णय लिया गया था। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया था? कार्लाइल सर्कुलर। देखिए कार्लाइल सर्कुलर 1904 में आता है। ये चीफ सेक्रेटरी होते हैं बंगाल के, स्टुअर्ट कार्लाइल। तो ये क्या कहते हैं? देखिए उस समय क्या हो रहा था, जो स्कूल थे, कॉलेजेस थे, जो युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं या जो उग्रवादी लोग थे उनकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो रही थी। तो एक तरह से स्कूलों में या कॉलेजेस में इस तरह की गतिविधियों को ख़त्म करने के लिए ये कार्लाइल सर्कुलर 1904 में लाया गया। इसमें यह कहा गया कि अगर जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वो सरकार की बात नहीं मानते हैं, अगर वो, इसमें ये बोला गया अगर वो जो सरकार है उसके निर्देशों को नहीं मानेगी तो उनको जो दी जाने वाली फैसिलिटीज़ हैं उनको रोक दिया जाएगा, सरकार की तरफ से कोई भी असिस्टेंस उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी या जो ऑल गतिविधियां थी उसको नियंत्रित करने के लिए एक ब्रिटिश सरकार का ये एक स्टेप था। इसके अलावा अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता रहस्यनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा। ये हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, ऊपर बार बार यही आ रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो गए। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अब देखते हैं गांधी युग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इससे भी काफ़ी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, गांधी युग से भी बहुत प्रश्न आते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर कैप्टन सॉन्डर्स द्वारा गोली से मारा था किसने? भगत सिंह ने। और कब हुआ था ये केस?
सॉन्डर्स की हत्या कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी? 1928 में लाहौर में। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प, पाकिस्तान प्रस्ताव, पाकिस्तान रिजोल्यूशन इंग्लिश में बोला जाता है, स्वीकार किया था? 1940 1940 में जो इनका अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें यह जारी किया गया था। 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को, क्योंकि ये आपको पता है 565 उस समय रियासत थी, 562 भारत में मिल गई थी, लेकिन 3 जो थी, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, ये तीनों भारत में नहीं मिली थी, तो तीनों को अलग अलग तरीके से भारत में बाद में मिलाया गया। और अब बताइएगा, जो हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई की थी उसका कोड नेम क्या था, किस नाम से वो कार्रवाई की गई थी? वर्ष आगे देखते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास या सी आर दास से। और दीनबंधु किसको बोला जाता है? सी एफ एंड्रयूज को। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष जारी किया था? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। 12 मार्च 1930 को यह स्टार्ट हुआ था। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। याद रखिएगा, इन्होंने जो बम फेंका था, ये भी ऑप्शन में दिखाता है, तो बम फेंकने के कारण इन्हें कोई फांसी नहीं दी गई थी, सॉन्डर्स की हत्या के कारण इन्हें फांसी दी गई थी। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार दे दिया था? तो 1919 का जो रॉलेट एक्ट अधिनियम था उसके तहत, जिसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो कि 1930 से 1934 तक चला था। भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? इसको ऑल इंडिया फेडरेशन भी बोलते हैं। ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें ये बात की गई थी, लेकिन ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे। इनको कहां पर फांसी दी गई थी? गोरखपुर जेल में इनको फांसी दी गई है। और अब काकोरी ट्रेन डकैती का केस नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन या डायर की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो लॉर्ड कैम्सफोर्ड थे। इसको 1919 के अधिनियम को मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें राजी किया। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? देखिए, रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया था, जिसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, जो पहले मुस्लिम सिक्स को दिया जाता था, अब उसको जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, यानी एससीज वगैरह के लिए, उसमें भी एक्सटेंड करने की निर्वाचक वर्ग की बात की गई थी, जिसके गांधी जी बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो उन्होंने यरवदा जेल में ही आमरण अनशन करने की बात की थी। बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच में इसमें पैक्ट भी होता है, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से या पूना समझौते के नाम से जानते हैं, जिसमें गांधी जी ये कहते हैं कि आपको अलग से सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी आपके लिए, लेकिन आपको जो इलेक्टोरेट है वो जॉइंट ही रहेगा, निर्वाचक वर्ग जो है वो संयुक्त रहेगा, आपको अलग से कोई निर्वाचक वर्ग से नहीं चुने जाओगे आप, केवल सीट्स आपके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। वर्ष 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। आइदर टेक इट और लीव इट, ये वाला इंग्लिश में से बोलते हैं कि या तो जो हम बोल रहे हैं आप उसे मानिए, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह वाला दृष्टिकोण, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? 1940 से 1946 तक, क्योंकि 41 से 45 तक कांग्रेस का कोई सेशन नहीं होता है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है इसीलिए। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में मौजूद थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन प्लान के तहत होता है। इसे तृतीय जून का प्लान या 3 जून प्लान भी बोला जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? सी राजागोपालचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। किसमें हुई थी इसकी बात? गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता, उसमें कहा गया था कि गांधी जी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाएंगे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैम्सफोर्ड, जो कि 1916 से 1921 तक भारत के वायसरॉय रहे हैं, और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। इनको देशबंधु भी बोला जाता है। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। यह मैंने आपको बता दिया। लंदन में 1940 में इनकी हत्या की गई थी उधम सिंह के द्वारा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में होता है? 1928 में ये भारत में आगमन होता है। इसका भारत में बायकॉट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और एक बार ये पूछ लिया था किसकी रिकमेंडेशन पर या किसके आदेश पर ये कहा गया था कि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल मत कीजिए, तो लॉर्ड इरविन के आदेश पर यह बात हुई थी, क्योंकि वही उस समय भारत में वायसरॉय थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और मैंने आपसे कल एक चीज़ और पूछी थी, इनमें से किसे महादेव गोविंद रानडे को कौन अपना पॉलिटिकल गुरु मानता था? ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? इकबाल। दीन बंधु है, दीबंधु नहीं, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? CF एंड्रयूज। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 में कांग्रेस दूसरी बार 2 धड़ों में बढ़ जाती है। ये भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था ये 1918 का। तो पहला वाला देखिए सबको हमेशा याद रहता है, लेकिन दूसरा वाला कम पूछता है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है। 1918 का जो कांग्रेस का सेशन था उसमें ये दोबारा बढ़ जाती है। आगे देखते हैं अगला। किसका लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कैम्सफोर्ड। 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, और 1916 से 1921 तक लॉर्ड कैम्सफोर्ड भारत का वायसरॉय था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। यह हमें याद रखना है, डॉक्टर अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी, MA अंसारी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की है। अगस्त 1917 की जो घोषणा थी उसमें पहली बार यह बात की गई थी। अगस्त डिक्लेरेशन भी इसको बोला जाता है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? गोरखपुर में स्थित है। किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी बहुत फेमस इनका भाषण है, तो उस जवाहरलाल नेहरू ने यह दिया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार।
केवल एक सेशन है 1924 का, जो बेलगांव का सेशन है, उसमें गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इंकलाब जिंदाबाद, ये इकबाल नहीं है, इंकलाब होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, उस समय भारत का वायसरॉय था लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो ही भारत का वायसरॉय था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच का सीमांकन किसने किया था? सर साइरिल रेडक्लिफ ने। इसे बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष बोला जाता है। बाउंड्री कमीशन एक गठित किया गया था भारत और पाकिस्तान की सीमा के लिए। महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन। इसके बाद ही महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। देखिए 1919 के जो सुधार आए थे, मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसमें बात की गई थी कि 10 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, लेकिन 10 साल से 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन भारत आ जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? हमने ऊपर बात कर ली, इंडियन ओपिनियन। आगे युक्ति ज्ञान देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। ये भी काफी पूछा जाता है, प्लीज इसको याद करिए, दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया? सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? वो 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारिट्सबर्ग, ये याद रखिएगा, पीटर्स मारिट्सबर्ग। एम के गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? देखिए कलकत्ता का जो 1901 का अधिवेशन, आप याद रखिएगा, 1901 में ही इन्होंने भले ही भारत में ये 9 जनवरी 1915 को आए थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो भाग लिया था 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में लिया था। ऑप्शन बी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? यह अहमदाबाद में स्थित है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह आंदोलन चलाया था 1906 ईस्वी में। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरिमिटिया प्रथा के विरुद्ध इन्होंने कार्य किया था। गिरिमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरिमिटिया प्रथा से अभिप्राय क्या था आपका? मजदूरों की घृणित भर्ती। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? सत्याग्रह सभा गांधी जी ने बनाई थी। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? माइकल ओ डायर। जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सजा मात्र क्या दी गई? नौकरी से बर्खास्त होने किया गया, बस। और कौन सी कमेटी बनाई गई थी? हंटर कमेटी, इसकी जांच के लिए बनाई गई थी। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा था? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर इनको बुलाया था। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रेलम इन इंडिया, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। देखिए फिर से वही है, ये सर्कुलर जितने भी कार्लाइल सर्कुलर, कनिंघम सर्कुलर, इनका क्या काम था? जो भी गतिविधियां हैं, कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है वो काफी आकर्षित हो रहा था और वो इस आंदोलन की मुख्य ताकत भी था, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करना, जिससे जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उस पर काफी असर पड़े। तो कनिंघम सर्कुलर असम में लाया गया था और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये हरिपुरा में हुआ था। और कौन प्रेसिडेंट थे इसके? सुभाष चंद्र बोस इसके
प्रेसिडेंट थे। और इसमें क्या बन गई थी, देखिए नेशनल प्लानिंग कमेटी इसमें बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इसको याद रखिएगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी। और 1939 में भी हमें याद है, 1939 का जो त्रिपुरी का शासन होता है उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन जो पट्टाभी सीतारामैया हैं वो गांधी जी के कैंडिडेट होते हैं, तो गांधी जी उसे अपनी हार मानते हैं, तो उनके सम्मान के रूप में सुभाष चंद्र बोस अपना पद छोड़ देते हैं और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और एक बात हमें और याद रखनी है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस है वो एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। हारकोर्ट बटलर इसे बोला जाता है, कानपुर में एक कॉलेज भी है हारकोर्ट बटलर, तो ये आप याद रखिएगा। सेंटर और स्टेट यानी गवर्नमेंट और राज्य जो थे उसके बीच में संबंधों को सुधारना इसका काम था। आगे देखते हैं, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में ये नारा दिया गया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1931 वाले अधिवेशन में की थी। और इसमें देखिए मूल अधिकार और नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग, याद रखिएगा, मूल अधिकार और नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित प्रस्ताव इसमें पास किए गए थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, भारतीय रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं था। भारत में द्वैध शासन या डायरकी का प्रारंभ किया गया, मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई, तो और देखिए हाँ ऊपर वाले में एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो डायरकी है, देखिए द्वैध शासन, अगर बात करें आपसे प्रांतों में, तो जो प्रांतों में द्वैध शासन लाया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया था। लेकिन अगर केंद्र में बात करें कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कहाँ पर लाई गई, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाई गई थी। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई, बारडोली सत्याग्रह में 1928 में, और इसी दौरान इन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई थी वहां की महिलाओं द्वारा। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का यह स्टेटमेंट था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का आलेख क्या बनाया था, किसने, महात्मा गांधी जी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, यह अहमदाबाद के बाहर स्थित है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, मैंने ऊपर बता दिया आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे, 1915 में, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, 9 जनवरी 1915। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। कहां पर की थी, अफ्रीका में की थी। इंकलाब का नारा किसने दिया, मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जी ने सारे जहां से अच्छा लिखा है भारत के किस स्थान से संबंधित है, पंजाब से। मुस्लिम लीग ने फ्री एक्शन डे या मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, जब कांग्रेस ने अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया था 28 महीने बाद, तब उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। 1937 चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, देखिए वैसे कांग्रेस ने टोटल 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन जो बहुमत प्राप्त हुआ था इन्हें, वो 6 में बहुमत इनको प्राप्त हुआ था पूरा, तो ये आप याद रखिएगा। और 8 प्रांतों में वैसे कांग्रेस की सरकार थी, 3 में नहीं थी, किस किस में, सिंध में नहीं थी, पंजाब में नहीं थी और बंगाल में नहीं थी, वहां मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई। भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, चौधरी रहमत अली खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, देखिए पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पास हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, मैंने आपको बता दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। और एक बार इसमें पूछ लिया था, इस अंतरिम कैबिनेट में वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खान इसमें वित्त मंत्री थे। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था, सूर्य सेन। एक बार इसमें ये पूछ लिया गया था, इसमें एक महिला भी शामिल थी, उनका क्या नाम है, तो कल्पना दत्त, याद रखिएगा, कल्पना दत्त नामक महिला, इसमें एक महिला क्रांतिकारी भी शामिल थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, देखिए हंटर आयोग गलत दिया है, हंटर कमेटी है, सवाल गलत है। हंटर आयोग की नियुक्ति तो प्राथमिक शिक्षा के लिए की गई है 1882 में, हंटर आयोग 1882 में आया था, वो हंटर कमेटी थी, ठीक है, तो हंटर समिति होगा ना कि आयोग।
तो हंटर समिति की घटना कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद। और हंटर आयोग कब गठित किया गया था? 1882 में, प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत में। तो इसको आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज था? देखिए बाल्कनाइजेशन, आपने देखिए बाल्कन कंट्री सुनी होंगी, वहां पर छोटी छोटी कई सारी कंट्रीज हैं। तो भारत को भी ऐसे ही बाल्कनाइजेशन का प्लान था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। वो चाहता था भारत को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने इसको ऐसी स्थिति के रूप में देखा था। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। 1927-28 में जब साइमन कमीशन के विरोध में भारत में धरने हो रहे थे, उसी दौरान जो ब्रिटिश पुलिस है उसने इनके ऊपर डंडे बरसा दिए थे और जिससे बाद में घायल होकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तब लाला लाजपत राय ने ये स्टेटमेंट दिया था। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? रॉलेट एक्ट के विरोध में वहां पर एक सभा की जा रही थी सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में, तो उसमें उसने गोलियां बरसाकर कई सारे लोगों की हत्या कर दी थी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में ये हो रहा था। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये किसने लिखी है? विश्वनाथ प्रताप मेनन, या सॉरी वीपी मेनन ने ये बुक लिखी है, वीपी मेनन। 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का सीधा सीधा संबंध था, क्योंकि रैमसे मैकडोनल्ड ने क्या कहा था? रैमसे मैकडोनल्ड ने ये कहा था कि आपको अलग से निर्वाचक वर्ग दिया जाएगा, लेकिन गांधी जी और अंबेडकर ने बाद में समझौता किया जिसमें उनको केवल रिजर्व सीट दी गई, उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई, लेकिन जो इलेक्टोरेट था, निर्वाचक वर्ग था, वो संयुक्त था, उनको अलग से निर्वाचक वर्ग नहीं दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह बनाई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? फिरोजशाह कोटला, नई दिल्ली में, चंद्रशेखर आजाद की नेतृत्व में। और अगर बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये बनाई गई थी सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में। कहाँ पर? ये बनाई गई थी कानपुर में आपकी। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है लगातार। तो आगे देखते हैं, और ये कब बनाई गई थी? 1924 में, और वो 1928 में। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में इनको कैद रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? सोशलिस्ट पार्टी से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को, जो ग्वालियर टैंक मैदान है बंबई का, वहां से स्टार्ट हुआ। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई, संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उसने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह क्या थी? कैसर ए हिंद। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, वो भी उन्होंने वापस कर दी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी द्वितीय सत्याग्रही थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया था। इसमें क्या हुआ था? ये आपकी कांग्रेस प्लानिंग या प्लानिंग की इसमें बात की गई थी, और किसकी नेतृत्व में? नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाने की। रॉलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? बढ़ी हुई नई लगान दर को वापस लेना, जिससे किसानों पर ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ रहा था। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग ऑफ अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म की प्रतिक्रिया में किया गया था। और किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें ही आपकी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। देखिए एक पर्सन थे लॉर्ड बर्कनहेड, ठीक है। लॉर्ड बर्कनहेड ने भारत को चैलेंज किया था कि आपके आपके पास अभी इतनी सूझबूझ नहीं है कि आप एक संविधान की रचना कर सकें। तो उसी चैलेंज को मोतीलाल नेहरू जी, जो पेशे से एक वकील थे, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, और इन्होंने एक 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की, और जिसमें उन्होंने बाद में अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर 1 साल में हमारी डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं मानी गई तो हम एक आंदोलन लॉन्च करेंगे जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में होगा। तो ये आप याद रखिएगा। और एक बार देखिए ये पूछ लिया था कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत कौन से आंदोलन में
भाग लेने के लिए छोड़ दी थी, तो ये होम रूल लीग में इन्होंने भाग लिया था और वहाँ पर इन्होंने अपनी ये वकालत छोड़ दी थी। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा। देखिए नवंबर से फरवरी तक पहला होता है 1930-31 में, फिर 31 दिसंबर 1931 में दूसरा होता है और फिर 1932 में ही तीसरा होता है। तो तीसरा अधिवेशन था ये कांग्रेस का। अब देखते हैं अगला। गांधी गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। देखिए 12 मार्च 1930 को तो ये वहाँ पहुंचे थे, 12 मार्च को ये नहीं होगा। 12 मार्च 1930 को तो ये यात्रा स्टार्ट की गई थी, तो 12 मार्च 1930 को ये नहीं होगा, क्योंकि 12 मार्च 1930 को ये यात्रा स्टार्ट की गई थी, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अप्रैल में वो पहुंचे थे, 18 अप्रैल 1930 को, उस दिन ये होगा। अब देखिए 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुई थी। मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछे कि दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई है, तो वो 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी। खत्म वो कब हुई है? वो 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई है, ना कि 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च को स्टार्ट हुई है, 6 अप्रैल को खत्म हुई है। तो कानून जो तोड़ा था वो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। आंसर इसमें देखिए गलत दिया हुआ है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? टोटल 21 वर्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह कहाँ हुआ था? बेलगांव में। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, उनके कौन आधिकारिक वार्ताकार थे कांग्रेस की तरफ से? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी। अब देखते हैं विविध मिसलेनस। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है? सन्यासी विद्रोह 1765 का, और इसी में हमारा वंदे मातरम इससे ही लिया गया है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो घोष। और इनकी एक और संकलन मैंने आपको बताया था, क्या था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। याद रखिएगा, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। और कौन से केस में ये विक्टिम बने थे? मनिकटल्ला कलकत्ता का केस और अलीपुर बॉम्ब केस। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी स्थापना में कौन प्रवर्तक थे? 1784 में आपका विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, उसके अनुसार ये गठित की गई है। और कौन कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर था? स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये 3 इसके मेंबर थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1913 में। कौन सी किस चीज़ के लिए? गीतांजलि, जो इनकी कविताओं का संकलन है उसके लिए। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, जो कि कनिष्क द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब? 78 ईस्वी में, जिस साल उसका राज्यारोहण हुआ था। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। उस एरिया को लुटियंस दिल्ली भी बोला जाता है। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषदीय अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? लॉर्ड रीडिंग के शासन काल में ये पूरा हुआ, लॉर्ड रीडिंग। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारत का एकमात्र यहूदी वायसरॉय कौन है, तो वो लॉर्ड रीडिंग ही है। याद रखिएगा, 1921 से 26 तक लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसरॉय था। आगे, नई दिल्ली के शहर के रूपांगन में कौन कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड बेकर, एस.एफ. ग्राउसे और एग। किसने 1898 ईस्वी में बयानस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। और देखिए, अगर हम आज की बात करें भारत का नेशनल, तो वो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया है, और मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले इसको स्टटगार्ट जर्मनी में फहराया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास है ये। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्षुधित पाषाण हंग्री स्टोन्स के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था?
स्ट्रेची आयोग द्वारा ये किया गया था। देखिए बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई हैं। अगर आप मेरा वन लाइनर वाला वीडियो देखेंगे आधुनिक भारत का, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है कि कितनी कितनी कमिटीज़ बनाई गई। और 1943 का एक मैं आपको अभी बता देता हूँ। 1943 का जो बंगाल का दुर्भिक्ष था, उसके बाद कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो कमीशन बनाया गया था, वुड हेड कमीशन उसके बाद बनाया गया था। वुड हेड कमीशन याद रखिएगा आप, 1943 के बंगाल के दुर्भिक्ष के बाद बनाया गया था। बाकी सारे आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो को मेरे देख लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल में मैंने समझा दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1941 में। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? जीवी मावलांकर ने, जो कि हमारे प्रथम स्पीकर भी रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, किसने कहा था? अरविंदो घोष ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी जी नहीं। पहले चुनाव जिसने लड़ा था वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, पहले मेंबर उसके बने हैं। और चुनाव किसने लड़ा था? डब्ल्यूसी बनर्जी ने। आगे, केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कब किया गया था? 1957 में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था 1948। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1892 में। देखिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ना कि प्रत्यक्ष। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जी प्रथम सदस्य थे। और पहली बार चुनाव किसने लड़ा था? ऊपर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ पर स्थित है? आगा खां महल, पुणे परिसर में। निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन को उनकी तिथि क्रमानुसार विस्तृत कीजिए। सविनय अवज्ञा 1930 से 34 तक, असहयोग 19 से 20 से 22 तक, खिलाफत आंदोलन असहयोग से ठीक पहले 1919-20 में, और भारत छोड़ो 42 में। तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन सी आंसर होगा, सी। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? डोमिनियन स्टेटस से। आगे देखते हैं। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? 1943। इसके बाद कौन से कमीशन की स्थापना की गई? वुड हेड कमीशन, याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? गोवा। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाया गया था? कलकत्ता में। और पहली बार वंदे मातरम कौन से सेशन में गाया गया है? इसको भी याद रखिएगा, जो 1896 का हमारा अधिवेशन था 1896 का, ठीक है, उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कहाँ पर यह हुआ था? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्ला एम सयानी ने। रहमतुल्ला एम सयानी, याद रखिएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की या जेम्स हिक्की। क्या नाम था? बंगाल गजट। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया जी। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसे इस्पात का चौकटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस को कौन मानता था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको मानते थे। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। देखिए सैडलर आयोग, हंटर कमीशन, ये सभी किससे संबंधित हैं? ये हमारे शिक्षा से संबंधित है। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू कर दी गई थी, और इसमें ही केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अली बंधुओं ने। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1786 से 1793 तक ये भारत के गवर्नर जनरल, उस समय से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था, और इन्होंने ही परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी जो बंदोबस्त है, भू राजस्व की प्रणाली थी, उसका भी इन्होंने सूत्रपात किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? शिशिर कुमार घोष जी ने इसकी स्थापना की है। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने लिखा है। नागरिक सेवाओं, सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का जो एक्ट था उसके तहत, मैंने आपको बताया 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा असफ अली ने।
वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। 1878 का वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। 1876 से 1880 तक भारत में जो था लिट्टन वायसरॉय था, और उसने एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वो लाया था। कहीं ना कहीं प्रेस पर वो बंदिशें लगा रहा था, और इसको जो हटाया था वो लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था, जो 1880 से 1884 तक भारत के वायसरॉय रहे हैं। इनको भारत में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्वायत्त शासन का जनक भी भारत में इनको माना जाता है। अमेरिका और पहला जो फैक्ट्री एक्ट है 1881 का, पहला फैक्ट्री एक्ट, वो भी इन्हीं के शासनकाल में लाया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। कौन से उससे जुड़े थे? ये कहीं ना कहीं गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन शिरोल। और किसको इन्होंने इंडियन अनरेस्ट बोला है? भारत का फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को बोला है। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल में यह नहीं छापा जाता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? देख लिए, मैंने आपको बताया था। वो हंटर कमीशन जलियांवाला बाग नहीं, वो कमेटी है। कमीशन क्या है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड आर्थर वेलेस्ले ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। इन्होंने किसकी? मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1886 में उसकी स्थापना की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। अलीगढ़ मूवमेंट से संबंधित थे ये। और इनकी प्लीज़ आप एक बार बुक्स पढ़ लीजिएगा, बुक्स काफ़ी इनकी पूछी जाती हैं। सर सैयद अहमद खान ने कौन सी बुक लिखी हैं, तो बुक्स आप एक बार प्लीज़ इनकी ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी बुक पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय थे जो पत्रकार के रूप में जेल गए थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी है? मदन मोहन मालवीय ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर दिया था? मैं बता चुका हूँ, 1765 का सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके एक अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद जी के। मॉन्टेक कैम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार किसका बनी थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का। 1854 की वुड विज्ञप्ति या वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, यानी इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और डोमिनियन पद प्रदान करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, जो कि 1942 में भारत आया था। 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों में शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजिनी नायडू मैम की ये बुक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। देखिए मैंने आपको ऊपर बता दिया, राज्यों में द्वैध शासन की बात किसने की थी? जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की है? वो की है हमारे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला था? 1909 का काउंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आशंका थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में भारत में आया था। इसके 3 मेंबर थे, मैंने आपको ऊपर बता दिए। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने किताब लिखी थी, गीत लिखा था।
लॉर्ड मैकॉले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। देखिए, लॉर्ड मैकॉले या थॉमस बेबिंगटन मैकॉले भारत में एक लॉ मेंबर के रूप में आए थे और इन्होंने ही जो मैकॉले मिनट है और जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है या ट्रिकल डाउन थ्योरी है उसकी भारत में स्थापना की। तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। किसे सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज़ अहमद फैज़ ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना कब हुई? 1857 में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने ही देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने यह संभव बनाया कि भारत अपने ही देश में कुछ वो हिस्सा ले सके। अब देखते हैं भारतीय क्रांतिकारी संगठनों की लिस्ट देखते हैं। मित्र मेला 1901 सावरकर बंधु, स्थान कहाँ था? पूना। अनुशीलन समिति पहली 1902 में। ज्ञानेंद्र नाथ बोस कहाँ पर? मिदनापुर में। अभिनव भारत 1904 में वीडी सावरकर, पूना में। स्वदेश बंधव समिति 1905 में अश्विनी कुमार दत्त द्वारा, बारिसल में। अनुशीलन समिति द्वितीय 1907 ईस्वी में वारेंद्र कुमार घोषवा, भूपेंद्र नाथ दत्त, ढाका में। भारत माता सोसाइटी 1907 ईस्वी में अजीत सिंह व अंबा प्रसाद, पंजाब में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्रनाथ सान्याल, कानपुर। नौजवान सभा या भारत नौजवान सभा बोला जाता है इसको, 1926 में भगत सिंह द्वारा, लाहौर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा, नई दिल्ली में। अब देखते हैं विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन। स्थापना वर्ष 1904। संगठन का नाम इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा बनाया गया, कहाँ पर? लंदन, इंग्लैंड में। फिर 1906 अभिनव भारत वीडी सावरकर, लंदन, इंग्लैंड में। 1907 इंडिया इंडिपेंडेंस लीग या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास, अमेरिका में। 1913 गदर पार्टी लाला हरदयाल रामचंद्र व बरकतुल्ला, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। 1914 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग लाला हरदयाल व वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, बर्लिन, जर्मनी। 1915 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट, राजा महेंद्र प्रताप, काबुल, अफगानिस्तान। 1942 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस, टोक्यो, जापान। 1942 आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस, टोक्यो, जापान। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। अब कुछ राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 और इसके बाद जो ब्रिटेन की महारानी होती है उसको शासन चला जाता है। इसे बोलते हैं ट्रांसफर फ्रॉम कंपनी रूल टू क्राउन रूल। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। कूका विद्रोह 1872। भगत जवाहरलाल और गुरु राम सिंह द्वारा, पंजाब वाले क्षेत्र में। आर्य समाज की स्थापना 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। बंगाल का विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917। किसके बुलाने पर महात्मा गांधी जी गए थे? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी गए थे। किसके विरोध में था ये? 3 कठिया व्यवस्था जो नील की खेती के किसान जिससे संबंधित थे उसमें, यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करना। और किस महात्मा गांधी को पहली बार कब इससे अवगत कराया गया था? लखनऊ का जो 1916 का अधिवेशन था वहाँ पर पहली बार इस समस्या से अवगत वहाँ पर उन्हें कराया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919। खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। चौरी चौरा कांड 1922 5 फरवरी 1922 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928। साइमन कमीशन के विरोध में ही ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें ही इनको लाठियां बरसा दी गई थी, तब इनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और लाला लाजपत राय, देखिए जो लाल बाल पाल हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, केवल उनमें से लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और कोई नहीं बन पाया। अगला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। आगे, पूना पैक्ट 1932 महात्मा गांधी और
भीमराव अंबेडकर के बीच में किससे संबंधित था? ये शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जातियों से संबंधित था। उनको अब कुछ सीट उनके लिए रिजर्व कर दी गई, लेकिन जो निर्वाचक वर्ग था वो सामूहिक था, जॉइंट इलेक्टोरेट था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 का जो इनका सेशन होता है मुस्लिम लीग का, उसमें इसकी मांग की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट होता है, और इसी के तहत ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसमें भारत सरकार के सभी मंत्रियों को या सभी प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में 1942 को, और देखिए जब क्रिप्स मिशन जो फेल होता है उसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की बात शुरू होती है। अब भारत छोड़ो आंदोलन भारत में स्टार्ट हो जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943, कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। कितने मेंबर थे इसमें? इसमें 3 मेंबर थे। कौन कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948। देशी रियासतों का भारत में विलय, देखिए टोटल 565 रियासतें थी भारत में, और उनमें से 562 भारत में मिल गई थी आराम से, लेकिन 3 रियासतें जो थी, एक तो जूनागढ़ की थी, एक आपका जम्मू कश्मीर था राजा हरि सिंह के नेतृत्व में, और एक थी हैदराबाद। तो हैदराबाद को तो सैन्य जो एक्टिविटी थी या उस मिलिट्री एक्शन के द्वारा मिलाया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह होता है तो वो भारत में मिल जाते हैं। उसके अलावा हरि सिंह के साथ नेहरू जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, उसके बाद वो भारत में मिल जाता है। और भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950। तो देखिए यही थे हमारे पूरे इतिहास के वन लाइनर। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और आपके रिवीजन के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।